सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 13 और पॉलिटी का बोले तो सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट सिस्टम एंड देयर सोशल कंसर्न। तो देखो, पॉलिटी का ये सेकेंड चैप्टर है जिसको आपने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पर पहले वीडियो बनाइए करके। इससे पहले भी पॉलिटी का एक चैप्टर है जहां पर आपको पॉलिटी के बारे में बेसिक चीजें आपको पता चलेगी। तो पहले आपकी डिमांड इस वीडियो की थी, इसीलिए मैं इस वीडियो को पहले बना रहा हूँ और इसके बाद जो इसके पहले वाले वीडियोस जो है आएंगे। अभी कुछ दिनों से मैं काफी लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ, फिर भी लेकिन आप लोगों के थोड़े से रिस्पॉन्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपका पढ़ाई, आपका एग्जाम नजदीक आते जा रहा है तो आपको पढ़ाई और ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए, तो आप लोगों की पढ़ाई उल्टा डिक्लाइन होते जा रही है। मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको, लेकिन फिर भी उस तरीके का रिस्पॉन्स जो है मुझको नजर नहीं आ रहा है। तो मैं अपने वीडियोस के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने पढ़ाई के प्रति सचेत रहो। अभी छुट्टियां वगैरह लगने वाली हैं तो इस छुट्टी का जो है घूम फिर कर मजा उड़ाने में मत बिता देना। इस छुट्टी में पूरे जितने वीडियोस बचे हुए हैं उन सबको कंप्लीट करो जल्दी से, और जो जो वीडियोस आते जाएंगे उसको अच्छे से पढ़ते जाओ। अपना एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से जो है स्टार्ट करो। तो देखो, इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? एक तरीके से रूल बोल सकते हैं, एक बुक ऑफ रूल्स होता है जहां पर हम लोग कैसे गवर्न करेंगे वो सब जो है लिखा हुआ होता है। We tried to build our understanding of the historical context in which it was drafted and the drafting process itself, the series of debates in the Constitution Assembly, and the values and the principles articulated in the preamble that form the basic of the Constitution। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना था। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत सारे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज से लिया हुआ क्या है, उधार है, समझ सकते हो। बहुत सारे अमेरिका से लिया हमने, कनाडा से लिया, आयरलैंड से लिया, रशिया से लिया, ब्रिटेन से लिया। तो हर कंट्री को हमने क्या क्या वहाँ के जो है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा और उनसे बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें जो है हमने क्या की है, ली है। और हमने पिछले चैप्टर के अगर मैं पढ़ाऊंगा पिछला चैप्टर तो मैं वहां पर एक और चीज बताऊंगा कि किस तरीके से जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करती थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब बोल सकते हो एक संविधान सभा बोल सकते हो, मतलब जिसमें ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोग थे, ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे जो कि क्या करते थे, स्टडी करते थे, रीड करते थे और किस तरीके से हम लोग जो है असेंबली में बैठ कर जो है किस तरीके से हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे करके वहां पर डिस्कस होता था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक आदमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसके बारे में आप लोगों को भी पता होगा, भीम राव अंबेडकर। इनके बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है किया था। इसके इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप लोग किसके बारे में जानोगे? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे आप लोग बोलते होगे कि एक बार जो है क्या होता है, भूपेश बघेल के लिए चुनाव होता है, एक बार नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव होता है, कब आपके गांव में चुनाव होता है। ये सब चीजें जितनी भी होती है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि अभी आपको वोट देने का राइट है नहीं, तो आपको पता है नहीं कि कब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होता है, कब जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होता है, कब जो है पंचायत के लिए इलेक्शन होता है। तो उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे, मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ोगे। द अपॉर्चुनिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सोशल चेंज एंड द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग। इलेक्शन जो होता है, अपॉर्चुनिटी जो होती है, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सोसाइटी में क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। सोसाइटी के स्ट्रक्चर को जो है चेंजेस करते हैं। कैसे? रोड बनाकर, हॉस्पिटल बनाकर, स्कूल बनाकर, बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराकर जो है हमारे सोशल लाइफ को वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब आगे देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट के बारे में किस तरीके से डिटेल्स दिया हुआ है, किस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है, ये सारी की सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दी हुई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो उसमें सबसे फैसिलिटी वाली पॉइंट, सबसे अच्छी बात क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जो पावर है किसी कंट्री को ओन करने का, किसी कंट्री को रन करने का, कंट्री को रन करने का जो पावर है वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। वो क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। कुछ पावर सेंट्रल के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है,
कुछ पावर जो है विलेज या पंचायत के पास है, कुछ पावर जो है क्या है म्युनिसिपैलिटीज के पास है। तो इस तरीके से पावर जो है ना तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना 100% स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और ना 100% लोकल बॉडीज के पास है। तो यहाँ पर पावर जो है क्या है वो लोगों में जो है अलग अलग लेवल पर जो है डिवाइडेड है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। When power is centralized, it is beyond the reach of common people, as a result of which their needs and the aspiration are not given priority। देखो, जब क्या होता है पावर जो है क्या हो जाता है सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हाथों में जब पूरा का पूरा पावर चले जाता है, तो उससे जो आम आदमी होता है मैंगो मतलब जो आपका कॉमन पीपल होते हैं, तो कॉमन पीपल्स की क्या होती है सरकार तक पहुंच जो होती है, उसकी जो एस्पिरेशन होती है, उसकी जो जरूरतें होती हैं वो पूरा नहीं हो पाती है। डेमोक्रेसी मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड टू बिकम स्ट्रांग। अगर किसी भी कंट्री को या किसी भी डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रांग करना है, या डेमोक्रेसी स्ट्रांग कब होगी, तो जब जब उसका पावर का क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन जो है होगा। The people should have the power to take decision through the representative they elect at a community, village, town, district and state level। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लोग होते हैं उनके पास एक पावर होना चाहिए। कौन सी पावर? वो पावर होनी चाहिए जिसके थ्रू वो क्या कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सके सेलेक्ट कर सके। पंचायत के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए, सेंट्रल लेवल के लिए जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सके सेलेक्ट कर सके। और हमारे इंडिया में ये जो पावर है ये आम आदमी को क्या है मिला हुआ है। इवन जो गांधी जी जो थे, गांधी जी विजुअलाइज्ड मोर पावर बीइंग गिवन टू द विलेज पंचायत इन हिज कंसेप्ट ऑफ स्वराज और सेल्फ रूल। जब गांधी जी उस समय बहुत पॉपुलर थे या जब तक वो जिंदा थे तब तक वो क्या करते थे हमेशा सपोर्ट करते थे कि पावर जो है हमेशा ज्यादा किसके पास होनी चाहिए, गांव के लेवल के पंचायतों के पास जो है क्या होना चाहिए पावर जो है ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ना होकर किसके पास ज्यादा पावर किसके प्रेफर में थे, गांधी जी हमेशा पंचायत के बारे में सपोर्ट करते थे। और उसी को उन्होंने क्या बोला स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज, सेल्फ रूल। One of the debates during the time of constitution was being drafted was about whether the state should be given more power, with the central government only being be responsible for matters such as defense and foreign policy। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक चीज पर डिबेट हुआ कि क्या हमारे जो स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये जितने भी स्टेट्स हैं, तो क्या इन स्टेट्स को जो है ज्यादा पावर मिलना चाहिए और सेंट्रल के पास क्या सिर्फ और सिर्फ गिने चुने ही फील्ड के पावर होने चाहिए। जैसे डिफेंस की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी जो है क्या बोलते हैं सेंट्रल के पास होनी चाहिए, और बाकी सब जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इस टॉपिक पर डिबेट हो रहा था कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। The Constitution Assembly decided that India should have a strong central government to protect the unity and integrity of the country and users in the social chain। लेकिन फिर बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने क्या डिसाइड किया कि हमारे इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए ज्यादा पावर होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके हमारे कंट्री में यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है बनाकर रखे। इट ऑल्सो गेव द स्टेट द पावर टू डिसाइड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सारा का सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे दिया गया है। बहुत सारे पावर जो है किसको दिए गए हैं, स्टेट्स को भी दिए गए हैं। अभी आप लोग एक एक करके पढ़ते जाओगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है तीन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन तरीके के जो है क्या है लिस्ट है। एक है सेंट्रल स्टेट, एक है आपका स्टेट लिस्ट, मतलब सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तीन तरीके में जो है क्लियरली डिवीजन है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पावर जो है कहाँ यूज होगा। जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, इस पर कंट्रोल किसका होगा, इस पर कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर होगा। तो किस फील्ड में किसका पावर ज्यादा होगा ये क्लियर जो है उन लिस्ट में जो है डिसाइडेड है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। At the time of independence, India was visualized as a union or the amalgamation of states. Hence, power are distributed at two levels: the union and the central and the state level. Union और central level और the state level. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय हमारा इंडिया क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा थे, वहां प्रिंसली स्टेट थे।
तो वहां पर क्या था कि पावर, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस समय के जो असेंबली में जो बनाने वाले लोग थे उन्होंने फोकस किया कि पावर को जो है क्या करना चाहिए, दो लेवल पर डिवाइड करना चाहिए, एक तो सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। At both levels, the representative elected by the people were given to the right to take decision। और दोनों ही लेवल पे, सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चाहे वो विधानसभा के लिए हो चाहे लोकसभा के लिए हो, उनका इलेक्शन कौन करेगा, जो हमारे यहाँ के इंडिया के जो इंडियंस लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है या जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग जो है कर सकते हैं। In 1992, the 73rd amendment the constitution decentralized power to the third level, the village panchayat। देखो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947। 1947 से लेके 1992 तक हमारे इंडिया में जो है पावर जो थी वो सिर्फ दो ही लेवल पर क्या थी, डिवाइड थी। आधा पावर सेंट्रल के पास और आधा पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन 1992 में क्या हुआ, 73 अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में सुधार करना। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, अगर उसमें हमको लगता है कि आज के डेट में कुछ चेंजेस करने चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो 73rd क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। और अमेंडमेंट में ये डिसाइड किया गया कि अब जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा और स्टेट लेवल पर ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक तीसरा लेवल भी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल बॉडीज, या जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत। तो इस तरीके से हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के 40 से 45 साल बाद जो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन जो है और अच्छे से हुआ। अगर गांधी जी 1948 में अगर उनका डेथ नहीं हुआ होता तो ये जो पंचायत का जो कंसेप्ट है ये आई थिंक 40 से 45 साल नहीं लगता, ये मुश्किल से 5 से लेकर 10 साल के अंदर में जो है पंचायत जो है उस समय भी बन गया रहा था। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण जो है पावर पहले सेंट्रल और स्टेट लेवल पर ही क्या था, डिवाइडेड था। फिर फाइनली जब 1992 में जब लोगों का प्रेशर ज्यादा बढ़ा, पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर ज्यादा बढ़ा, तो गवर्नमेंट पर प्रेशर आया और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उसने क्या किया, फिर पंचायत को जो है सबसे पहले जो है मतलब 73 अमेंडमेंट करके पूरे इंडिया में जो है स्टार्ट किया गया। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि पंचायत का कंसेप्ट जो है मतलब हमारे इंडिया में नहीं था। 1959 में जो है राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसका नाम है नागौर। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट या नागौर गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो नागौर में जो है सबसे पहले 1959 में जो है पंचायत का कंसेप्ट जो है पहले ही लाया गया था टेस्ट करने के लिए कि क्या पावर को अगर और बढ़ा दिया जाए स्टेट लेवल से लेकर लोकल बॉडीज तक तो क्या सही रहेगा कि नहीं करके। तो 1959 में एक बार टेस्ट हुआ था, लेकिन वो मतलब पूरे इंडिया लेवल पर जो है स्टार्ट नहीं हुआ था। पूरे इंडिया लेवल पर 1992 में जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जो है और अच्छे से हुआ। अब इसके बाद देखो सेकेंड स्पेशलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो पावर्स है, कुछ कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर्स जो है वो लोकल बॉडीज के पास है। जैसे आपके घरों में जो है पानी आती है तो वाटर का जो टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये सब कौन लेता है, आपका लोकल बॉडीज लेता है। पंचायत होगा तो पंचायत, नगर निगम होगा तो नगर निगम, नगर पंचायत होगा तो वो लेता है। उसके बाद कुछ चीजों पर जैसे किसी प्रोडक्ट पर जो टैक्स लेना है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट लेता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है। जो इनकम टैक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। तो ऐसे बहुत सारे जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में कि कौन सा पावर स्टेट के पास होगा, कौन सा पावर सेंट्रल के पास होगा और कौन सा पावर जो है पंचायतों के पास होगा। तो देखो उसी के बारे में बता रहा है, द स्टेट और गवर्नमेंट हैज थ्री काइंड ऑफ पावर। जो गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहां पर क्या होता है, तीन तरीके के जो है पावर होते हैं। मेनली अगर हम लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तीन प्रकार के क्या होते हैं, पावर जो है होते हैं। पहला जो पावर होता है वो क्या करना होता है, लॉस को इनेक्ट करना, मतलब लॉ को क्या करना, इनेक्ट करना। दूसरा, अगर लॉ बन गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। और तीसरा जो होता है कि अगर लॉ का वायलेशन हो रहा है तो उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो इस तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, तीन तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे इंडिया को बैलेंस करके चलती हैं। पहला, लॉ को बनाना, दूसरा लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और तीसरा अगर लॉस का वायलेशन हो रहा है तो उसको क्या करना, उसको प्रोटेक्ट करना। बट concentrating all these three power in a single body could lead to authoritarian rule।
लेकिन अगर ये तीनों के तीनों पावर अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के पास होता तो फिर ये क्या हो जाता, अथॉरिटेरियन रूल। मतलब जिस तरीके से हिटलर उस समय तानाशाह था ना, उसी तरीके का जो है अगर तीनों पावर अगर किसी एक एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता तो फिर वो सुपीरियर हो जाता। इसीलिए हमने क्या किया है, ये जो पावर है इसको तीन अलग अलग इंडिपेंडेंस में, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमने डिवाइड कर दिया है। अब देखो ये तीन कौन से ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने क्या किया है, पावर्स को डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटर मतलब क्या होता है, जहां पर पूरा का पूरा आपका लॉ बनता है, आपके फॉर्मुलेट्स बनते हैं कि किस तरीके से टैक्स लिया जाएगा, किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया जाएगा, कितने लोगों को जो है पेंशन देना है। दुनिया की जितनी भी काम चीजें होती है ना, वो सब कहाँ होता है, लेजिस्लेचर में जो है होता है। फिर दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लेजिस्लेचर के अंदर में जो प्लान बना, जो लॉ बना, जो फॉर्मूले बने, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। और तीसरा, अगर इन लॉ का वायलेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आता है, जुडिशरी जो है आता है। मतलब अगर आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो लेजिस्लेचर में कौन आएगा, आपका लोकसभा, राज्यसभा आते हैं जहां पर रूल्स वगैरह बनते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। मतलब जिस जो प्राइम मिनिस्टर रहता है, जैसे अभी के डेट में अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो किसके अंडर में आएंगे, एग्जीक्यूटिव के अंदर में आएंगे। और राज्यसभा लोकसभा किसके अंडर में आते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर में। और जुडिशरी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है होता है, जो कि अगर लॉस का वायलेशन हो रहा है तो क्या होते हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट जो है जाते हैं। आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे कि अगर कोई गलत काम होता है, कहीं पर कोई चीज होता है, तो फिर उस कहाँ चलते हो, सुप्रीम कोर्ट में जो है जाते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी। अब आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर दैट द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट। और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। लेजिस्लेचर का काम करने का अपना अलग तरीका होता है, एग्जीक्यूटिव का काम करने का अलग तरीका होता है, जुडिशरी का काम करने का अपना जो है अलग तरीका जो है होता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्या हो सके, ये अपने अपने काम को अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होकर क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, इंटरफेरेंस एक दूसरे का यहाँ पर ना हो। But this is not always possible in practice because their work depend on the each other, so they have to cooperate and work together। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव अपने मर्जी से कुछ कर रहा है, लेजिस्लेचर अपने मर्जी से कुछ कर रहा है, जुडिशरी अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने भी इस चीज को सोचा कि अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अगर तीनों को फुल्ली इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा तब तो ये क्या होंगे, तीन अलग अलग रास्ते में जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया गया, इनकी पावर जो है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया, लेकिन ये बोला गया कि ये क्या करेंगे, तीनों एक साथ जो है कोऑपरेट करके जो है चलेंगे। मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक साथ चलेंगे, भले इंडिपेंडेंट तरीके से क्या करेंगे, वर्क करेंगे। दिस इज व्हाई इंडिया अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर। और इसी कारण से इंडिया ने क्या किया, थ्री लेवल्स का या थ्री टायर का जो है इंडिया ने क्या किया, पावर का सेपरेशन जो है किया। इसके बाद जो पावर का जो है और सेपरेशन जो है नहीं किया गया। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे यहाँ इंडिया में पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पहले दो लेवल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फिर 1992 में पंचायत आया। लेकिन तीन लेवल होने के बाद भी आज के डेट में जो सबसे ज्यादा पावर जो कैरी करता है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। वहीं पर अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, यूएसए की, तो वहां पर जो ज्यादा पावर है वो स्टेट्स को मिला हुआ है। तो अपने अपने कंट्री के अपने अपने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेसिस पर जो है डिसाइडेड है। लेकिन हमारे इंडिया में जो है ये तीनों, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी अच्छे से काम कर सके करके और तीनों में बैलेंस रहे करके तीन लेवल तक का ही पावर का सेपरेशन जो है रखा गया। We have a parliamentary democracy in which the judiciary is independent, but the legislature and executive depends on each other because executive council of minister it itself a part of legislature. Since the member of council of minister are also member of parliament, the executive and legislature are closely intertwined। अब यहाँ पर देखो, जो लेजिस्लेचर होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। कुछ हद तक आप ये मान सकते हो कि जो जुडिशरी होता है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से क्या होता है, अलग होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि किसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, किसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और किसको जुडिशरी बोलते हैं। मान लो आपके क्लास 10th में जो है 100 बच्चे हैं,
तो आपका जो पूरा का पूरा क्लासरूम है वो समझ लो कि आपके क्लासरूम के जो 100 बच्चे हैं इसको 100 अलग-अलग गांव के लोगों ने क्या किया है, वोटिंग करके जो है भेजा है कि जाओ हमको रिप्रेजेंट करो कहाँ, स्कूल में। तो ये जो 100 लोग हैं ना, 100 लोगों का जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, आपको पूरा का पूरा क्लासरूम क्या कहलाएगा, लेजिस्लेचर कहलाएगा। अब इस क्लासरूम में से मान लो 2 टीमें हैं, ठीक है, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है। तो 100 लोग तो अलग-अलग गांव से चुन कर आ गए, लेकिन ये जो 100 लोग हैं उसमें से क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो बीजेपी मतलब अभी दो पार्टीज मान लेते हैं, मान लो पार्टी ए है और पार्टी बी है, बीजेपी कांग्रेस नहीं करते, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। तो पार्टी ए में जो है जो 100 लोगों आपके क्लास में 100 लोग आ सकते थे, तो 100 लोग चुन कर आए, लेकिन उन 100 में से जो 75 लोग थे वो कौन से थे, पार्टी ए वाले, और 25 लोग कौन से थे, पार्टी बी वाले। तो पहले तो ये 100 के से 100 लोग ये सब किसके पार्ट है, लेजिस्लेचर के पार्ट है। अब 100 में से जिसको ज्यादा वोटिंग मिला है, जैसे इस केस में पार्टी ए को मिला है, तो इसमें से कुछ लोग क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कुछ डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, कुछ जो है क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। मतलब इन्हीं 75 में से चुनकर जो है एक अलग से और क्या बनेगी, एक ग्रुप बनेगी जो कि पूरे क्लासरूम को, पूरे स्कूल को रन करेगी, किस तरीके से आपके स्कूल को चलाना है उसी तरीके से ये 75 लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और किस तरीके से कंट्री को चलाना है करके ये डिसीजन लेते हैं। तो लेजिस्लेचर के ही कुछ मेंबर, एक पार्टी के पर्टिकुलर मेंबर लोग क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन जो है करते हैं। और जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब क्या होता है आप समझ लो, आपके स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर हैं जो डिसिप्लिन को देखते हैं वो है। तो अगर इन 25 और 75 में से किसी ने भी कोई गड़बड़ किया तो उसको कौन देखेगा, आपका स्पोर्ट्स टीचर या जो भी आपके डिसिप्लिन इंचार्ज रहेंगे वो आपको देखेंगे। तो इसी तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर से ही आगे चलकर कुछ लोग क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। और अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम कर रहे हैं या इसके मेंबर कुछ गलत काम कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन करेगा, जुडिशरी जो है कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, नाउ रिकॉल मेन पॉइंट्स अबाउट द सेंट्रल एंड द पार्लियामेंट। अच्छा बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट दैट यू लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप उन मतलब सजेस्ट कर रहा है या मतलब कुछ भी समझ लो आप इसको, ये बोल रहा है कि आप पिछले क्लासेस में जो भी पढ़े हो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और पार्लियामेंट के बारे में उसको आप क्या करो, याद करो करके। तो आपने काफी चीजें पढ़ी होगी कि किस तरीके से पॉलिटी में क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, तो उस चीज को आप रिवाइज करो। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होती है, ज्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम होती हैं। और एक पार्लियामेंट मतलब आप समझ लो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि अलग अलग एरिया से क्या होते हैं, वोटिंग के थ्रू चुन कर आते हैं और डेमोक्रेसी के ये पार्ट है। तो इस तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन है देखो, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस है, 2 घर हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लोकसभा बोलते हैं, इसको हिंदी में भी लोकसभा बोलते हैं और इंग्लिश में भी लोकसभा बोलते हैं, और दूसरा है हमारा राज्यसभा। तो 2 हमारे पास हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकंड क्वेश्चन है, which of these houses has member who are elected by the adult voters। अच्छा, ये जो 2 हाउसेस है ना, लोकसभा में ऑलमोस्ट 552 मेंबर्स जाते हैं, मतलब 552 लोग जा सकते हैं। राज्यसभा में 252 लोग जा सकते हैं। जो जो एडल्ट लोग होते हैं हमारे इंडिया में वो वोटिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लोकसभा के मेंबर के लिए ही वोटिंग करते हैं। मतलब जो जो व्यक्ति आज के डेट में अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट टाइम में 18 साल से ऊपर हो गया है, वो लोकसभा के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो डिफरेंट तरीके से होता है। उसको आम जनता डायरेक्टली चूज नहीं करती है, उसको चूज करने का एक अपना अलग ही क्या होता है, सिस्टम होता है। अगर आगे के टॉपिक्स में होगा कि राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है तो मैं वहां पर आपको डिटेल से जो है समझाऊंगा। फिलहाल अभी ये समझ लो कि लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको कौन चूज करता है, तो हमारे इंडिया में ऐसे लोग, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जिनकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है वो वोटिंग कर सकते हैं। और आज के डेट में ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपना वोट जो है वो डाल सकते हैं। अगला देखो, हाउ आर लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में लॉज कैसे बनते हैं, तो देखो पार्लियामेंट में लॉ बनाने का एक अपने आप में क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है रूल होता है। सबसे पहले कुछ लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि हाँ
हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं करके पार्लियामेंट में अपनी अपनी बातें रखते हैं। फिर उसमें वोटिंग होती है, तो अगर मैक्सिमम वोट उसके उसके साइड में, जैसे फेवर में, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो और एनुअल फंक्शन में हम लोग 1200 रुपए खर्च करेंगे, तो इसके साइड में जितने भी लोग होंगे वोटिंग होगा कि हाँ आप चाहते हो कि नहीं एनुअल फंक्शन हो, उसमें इतना खर्चा हो, तो अगर मैक्सिमम लोग 100 में से अगर मैक्सिमम लोग अगर हाँ बोलते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रूल बन जाएगा। तो उसी तरीके का जो है वहां भी जो है होता है। अब देखो ये जो पिक्चर जो है ये बहुत अच्छा पिक्चर है, कहाँ का है, हमारे पार्लियामेंट का है। इसी पार्लियामेंट में क्या है, आपके लोकसभा है, इसी पार्लियामेंट में आपका राज्यसभा है। तो इतना बड़ा जो है हमारा पार्लियामेंट है, बहुत अच्छा है, देखने जाना कभी मिलेगा मौका तो। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखो, यूनियन लेजिस्लेचर। पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनियन लेजिस्लेचर जिसका मतलब होता है, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं पार्लियामेंट बोलते हैं। अवर यूनियन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड पार्लियामेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्लियामेंट बोलते हैं। और पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन से होते हैं याद रखना, पार्लियामेंट जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कॉलम है पार्लियामेंट का वो है प्रेसिडेंट, फिर दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, पार्लियामेंट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। A special feature of Indian Constitution is that Executive Council of Minister is a part of Parliament and the answerable to it। अब यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे लोकसभा, चाहे हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट बने, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, वो गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और भी जितने भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, ऐसे आईटी मिनिस्टर्स। तो ये जितने भी मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है हम लोग बोलते हैं। द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द will and the supremacy of the people. It is foundation of the country's political system and the voice of the nation। ये जो पार्लियामेंट है ये हमारे इंडिया के लोगों का क्या एक तरीके से वॉइस है। कैसे वॉइस है, क्योंकि इस पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठते हैं उसको कहाँ से चूज करते हैं, उसको हम लोग वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी आदमी उठ के जो है पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाएगा और बोलेगा कि मैं इंडिया के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये हम इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो रियल डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेंबर अपने मर्जी से नहीं जा सकता। जब तक आम आदमी नहीं चाहेगा कि इस आदमी को हमको पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, तब तक कोई भी आदमी वहां पर नहीं पहुंच सकता। अब अच्छा, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जहां पर बिना वोटिंग के भी क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट्स बन सकते हैं। वो आगे हम लोग देखेंगे। कुछ जो होते हैं जैसे राज्यसभा हो गया, राज्यसभा में 12 लोग जो होते हैं उसको प्रेसिडेंट क्या करता है, अपने मर्जी से जो है नॉमिनेट करता है। मतलब ये 12 लोग का इलेक्शन नहीं होता, ये 12 लोगों को कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कुछ लोग जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स बन सकते हैं। और उसी तरीके से लोकसभा में क्या होता है, 2 लोगों को जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, नॉमिनेट जो है कर सकता है मैक्सिमम। तो कुछ लोग होते हैं स्पेशल केसेस वाले जो कि क्या कर सकते हैं, बिना चुनाव लड़े भी क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट जो है बन सकते हैं। The parliament has representation from all classes of society and all religions of the country। हमारे पार्लियामेंट जो है जिसमें जो एमपीज होते हैं, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो होते हैं वो अलग अलग मतलब क्लासेस के होते हैं, अलग अलग रिलीजियस के होते हैं, मतलब हर हर कास्ट के, हर रिलीजियस के लोगों को जो है वहां पर मौका मिलता है। It also has a system of reservation to ensure representation of scheduled caste and tribe। और हमारे पार्लियामेंट में या हमारे असेंबली में या अगर हम लोग बोले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल रिजर्वेशन सिस्टम भी है, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, राज्यसभा में हो करके कुछ सीटें जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं, कि इस सीट पर जो है सिर्फ और सिर्फ एसटी कास्ट के ही लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, एससी कास्ट के ही लोग जो है चुनाव लड़ सकते हैं करके। और कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं। बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन सच लोअर देन व्हाट वन वुड एक्सपेक्ट इन अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। लेकिन एक जो चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन।
वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में आज भी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इवन अभी तो 2019 के इलेक्शन जब हुआ थे तो उसमें ऑलमोस्ट 80 के आसपास जो है वुमेन्स जो है सिलेक्ट होकर गई हैं। इससे पहले इनका जो ये डेटा था ये और भी कम था, बहुत कम ही लोग वुमेन्स जो होती थी वो क्या होती थी, इलेक्ट करके जाती थी। अब वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन का कम होने का जो कारण है वो बहुत सारे हैं, उसको हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो फिर ये वीडियो जो है और भी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक दो प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले क्या है कि जो पार्टीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन्स को जनरली क्या करती है, अपने 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 पार्टी से टिकट्स नहीं देती, सबसे पहला। उसके बाद दूसरा, हमारे इंडिया में क्या है कि पहले से ही चली आ रही कि वुमेन्स जो होगी वो घर में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो थिंकिंग है इसके कारण भी जो है थोड़ा सा वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारे पार्लियामेंट में कम हो रहा है। लेकिन आज के डेट में ये जो चीजें हैं ये बदल रही हैं। आज हमारे हमारे कंट्री में, हमारे विधानसभा में, लोकसभा में ऐसे रूल्स पास हो चुके हैं जहां पर यह बोला गया है कि जितनी सीटें हैं उसमें से 30%, 33% जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिप्रेजेंट होंगी, ना किसके लिए रिजर्व होंगी, वुमेन्स के लिए जो है रिजर्व होंगी करके। अब देखो उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है कि दिस इज व्हाई अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजर्व एटलीस्ट 33% ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट फॉर वुमेन हैज बीन अंडर कंसिडरेशन फॉर द सेवरल ईयर्स। कई सालों के लिए ये रिजर्व कर दिया गया है कि जैसे अगर 500 सीट है, अगर 500 सीट में इलेक्शन हो रहा है तो उसका 33% कितना होगा, आप इसको सॉल्व कर लो। इसका 33% जो भी आपका 150 या 160 के आसपास होगा, इतनी सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगी, वुमेन्स जो है चुनाव लड़ेंगी। ऐसा जो है अभी वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा करने के लिए इस तरीके के रूल जो है पास किए गए हैं। अब देखो ये एक नजारा है आपका पार्लियामेंट का कि किस तरीके से लोग जो है बैठे रहते हैं। यहाँ पर जो होता है उसको चेयरपर्सन बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। और लोकसभा को जो लोकसभा का जो हेड होता है, लोकसभा का हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोकसभा का जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बोलते हैं। और जो राज्यसभा को लीड करता है उसको कौन लीड करता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका हेड होता है, मतलब चेयरपर्सन, जो कि कब स्टार्ट होगा कोई चीज, कब बंद होगा, जो डिसीजन लेता है उसी को हम लोग जो है बोलते हैं। तो राज्यसभा में कौन करता है, कंट्रोल करने का काम वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। और लोकसभा को करने का, राज्यसभा को करने का काम वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा को करने का काम लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो इन चीजों को कंट्रोल करता है कि कब मीटिंग स्टार्ट होगी, कब मीटिंग खत्म होगी, कितने लोग आएंगे तब स्टार्ट होगी, सारी की सारी चीजें वो लोग जो है देखते हैं। The representative who are elected either directly or indirectly presents the problem of the peoples in the parliament। अब जितने भी लोग जो कि चुन कर गए हैं, चाहे नॉमिनेट हुए, मैंने बताया था कि 12 लोग राज्यसभा में और 2 लोग जो है लोकसभा में, चाहे इलेक्शन के थ्रू गए हो चाहे बिना इलेक्शन के गए हो, वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में जो है लोगों की समस्याओं को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे छत्तीसगढ़ से लोकसभा के लिए कितने लोग इलेक्ट होते हैं, 11 लोग। तो हमारे छत्तीसगढ़ से कोई एक आदमी जो है इलेक्ट हुआ है और वो गया है पार्लियामेंट में, और वो जाकर हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रॉब्लम को बताएगा कि किस तरीके से यहाँ के जो फार्मर्स है वो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके उपज का, उनके एग्रीकल्चर का पैसा नहीं मिल रहा है और हमको ये प्रॉब्लम्स आ रही करके। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रॉब्लम है उसको छत्तीसगढ़ का एमपी बताएगा। अब ऐसा नहीं कि जिस जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है उसी प्रॉब्लम को बताएगा। अब जो हमारे इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी कोई भी आदमी जो है वहां पर बोल सकता है, वेयर दे आर डिस्कस्ड। और जो प्रॉब्लम वो अराइज करते हैं उसको फिर वहां पर क्या किया जाता है, डिस्कशन जो है किया जाता है। द पार्लियामेंट ऑल्सो डिस्कस पॉलिसी मैटर, लॉ रिलेटेड प्रपोजल्स एंड द कैबिनेट प्रपोजल बिफोर अप्रूव देम। और वहां पर कुछ जो है क्या होता है, डिस्कशन होता है, कुछ पॉलिसीज जो है वहां पर जो है प्रपोज की जाती है। इन एडिशन इट डिस्कसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्टर्स who are expected to answer all queries posed to them। इसके अलावा पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्टर है तो डिफेंस मिनिस्टर से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पिछले बार आपने बोला था कि मैं 5 करोड़ रुपए से एक डिफेंस के लिए जो है, आर्मी के लिए जो है गन्स खरीदूंगा, तो बताओ भैया आपने 5 करोड़ में से कहां से कितना खरीदा और कितना पैसा बचा है, कहां कहां आपने यूज किया और किस तरीके से आप आर्मीज को जो है डेवलप कर रहे हो। मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, किसी भी मिनिस्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे डिफेंस हो, किसी भी मिनिस्टर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन
प्राइम मिनिस्टर से भी हम लोग मतलब हम लोग नहीं, जो यहाँ पर इलेक्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। In this way, the parliament play an important role, keeping a watch on the government and the controlling any authoritarian tendencies that could lead to the concentration of power in the government। और यही लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो सबके सब जो जितने भी मिनिस्टर्स लोग होंगे वो अपनी मर्जी से क्या करेंगे, सब चीज जो है स्टार्ट कर देंगे। मतलब कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, इसका डेटा जो वो नहीं बताएंगे, अपनी मर्जी से जो है सब चीज करेंगे। तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनसे क्वेश्चन करके जो है करते हैं। अब देखो, वॉच द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ऑन द टीवी एंड द डिस्कस देम इन द क्लास। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप लोग जो टीवी वगैरह देखते हो, सीरियल वगैरह देखते हो, जो भी आप वीडियोस देखते हो, उससे अच्छा क्या है कि आप क्या करो, टीवी में जो है राज्यसभा टीवी आता है, ठीक है, राज्यसभा करके एक चैनल आता है और एक आता है लोकसभा। तो उसमें किस तरीके से डिबेट करते हैं मिनिस्टर्स लोग, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा कि किस तरीके से वहां पर डिस्कशन होती है, किस तरीके से अदर पार्टीज के लोग जो होते हैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं और गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो होते हैं किस तरीके से उनका आंसर करते हैं। Why do you think so few women contest parliament election? देखो, जो चीज मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था वही चीज जिसने यहाँ पर क्वेश्चन बना कर दे दिया कि वुमेन्स का जो वुमेन के कंटेस्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है बहुत कम क्यों है। तो मैंने तो दो तीन चीजें बताई, इसके अलावा एक और होता है एजुकेशन। जो एजुकेशन होता है तो वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है आज भी हमारे इंडिया में कम है। अगर हम लोग ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट जो है 74% के आसपास है। लेकिन अगर हम लोग वुमेन्स की जो है लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 65 के अराउंड जो है ये क्या करती है, वेरी करती है। मतलब मेल के कंपैरिजन में जो है ये क्या होते हैं, इनका लिटरेसी रेट जो है कम है, तो इसीलिए ये क्या होती है, सामने नहीं आती है। दूसरा तीसरी, ये तो तीन चीज हो गई। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारी सोसाइटी होती है जब वुमेन्स आगे आने के लिए बढ़ती हैं तो उसको एक्सेप्ट जो है नहीं करती है। तो ये कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके कारण से जो है चाहे राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कमजोर है। तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। तो अभी हमने देखा कि हमारे इंडिया में क्या है, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है तीन तरीके के जो है इंस्टीट्यूशन जो है बनाकर रखे हुए हैं, जिसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये तीनों मिलकर ही क्या करते हैं, सब चीज को जो है बैलेंस करके चलते हैं। तो लेजिस्लेचर के तीन पार्ट्स है, एक तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। और जो लेजिस्लेचर होते हैं इनमें क्या होते हैं, हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट से जो है अलग अलग लोग क्या होते हैं, वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट होकर जाते हैं और वहां पर वो क्या करते हैं, अपने आप को मतलब उस स्टेट को उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को जो है क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लेजिस्लेचर से ही जो जो जिनकी अमाउंट ज्यादा होती है, मतलब जिसमें ज्यादा लोग होते हैं जिस पार्टी में, तो उस पार्टी के लेजिस्लेचर में अलग अलग पार्टीज के लोग जाते हैं। तो जिस पार्टीज के पास बहुमत होगा, जिसके पास ज्यादा लोग होंगे, वो क्या करता है, फिर एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करता है। और उस एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके हेड को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तो लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन हमारे यहाँ के लोग डायरेक्टली करते हैं, जबकि राज्यसभा के लोगों का इलेक्शन जो है हम लोग डायरेक्टली जो है नहीं करते, उसके लिए हमारे पास सेपरेट प्रोसीजर होता है। उसी तरीके से प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हम लोग डायरेक्टली नहीं करते, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी इनडायरेक्टली जो है होता है। तो इसके बाद से हमने क्या देखा, इसके बाद जो है ये हमने एक डायग्राम देखा जहां पर किस तरीके से डिस्कशन होता है, इसके बारे में हमने देखा। और फिर यहाँ पर हमने एक और चीज देखी कि किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा में जो है वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कम है। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है अच्छे से स्टार्ट करेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पॉलिटी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर समझोगे कि किस तरीके से वोटिंग करते हैं, किस तरीके से लोकसभा काम करता है, किस तरीके से राज्यसभा काम करता है। ये सब चीजों को अगर आप इंटरेस्ट लेकर समझोगे तो ये आपको मजा आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो और उसके बाद अगले वीडियो का इंतजार करो। बाय बाय।